गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है और आज हमारे पास है इक्विलिब्रियम। और बच्चों इक्विलिब्रियम में हम सेकंड पार्ट यानी आयनिक इक्विलिब्रियम का फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे और आपको ये देखना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, कहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डालने से अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जब आयंस नहीं बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर, डाई इथाइल ईथर एंड बेंजीन, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डालने से अपने आयन में डिवाइड हो जाते हैं और जब बच्चों ये आयन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने सॉल्वेंट में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। और यहां पर बच्चों जो डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा से हम उसको डिनोट करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कुछ सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ सॉल्ट जैसे NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट जैसे NH4Cl एटसेट्रा। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो बच्चों इनका जो डिसोसिएशन होता है वो लगभग 5% होता है, यानी 10% से कम डिसोसिएट होते हैं। आगे एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड्स, वीक बेस और कुछ ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो इनका डिसोसिएशन कम होता है इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इनका डिसोसिएशन ज्यादा होता है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात करते हैं बच्चों एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं और इनको एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज हमारे पास है। नंबर 1 आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, नंबर 2 ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, नंबर 3 लीविस कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने से H आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी दे आर H+ डोनर। फॉर एग्जाम्पल HNO3, HClO4, HCl, HI, HBr, H2SO4, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। तो इनको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको H+ आयन मिलेगा। तो कितने H+ आयन देगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि एसिड कौन सा है। अगर मैं मोनोबेसिक एसिड की बात करूं तो केवल एक H+ आयन देगा, फॉर एग्जांपल HNO3, HClO4, HCl। वहीं डाई बेसिक एसिड की बात करूं मैं तो ये 2 H+ आयन देता है, फॉर एग्जांपल H2SO4 एंड H3PO3। वहीं ट्राई बेसिक एसिड की बात करें तो ये 3 H+ आयन देता है, फॉर एग्जांपल H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने से हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी दे आर कॉल्ड OH- आयन डोनर। फॉर एग्जांपल NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब बच्चों जैसा हमने एसिड को डिवाइड किया था वैसा ही दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस कौन से होंगे? जो केवल एक OH आयन देंगे। सपोज NH4OH, ये NH4 होना चाहिए, NH3OH नहीं, NH4OH, CSOH, RbOH, NaOH सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। डाई एसिडिक बेस यानी ये 2 OH आयन प्रोड्यूस करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई एसिडिक बेस ये 3 OH आयन प्रोड्यूस करते हैं जैसे फेरिक ऑक्ट्रोसाइड। क्लियर? तो डिपेंड करता है कि कितने OH आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ H+ एंड OH आयन। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सॉल्यूशन के अंदर H+ एंड OH आयन रहते हैं, जबकि ये ट्रू नहीं है। जो आयन होता है वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, यानी जो H+ आयन है वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म यानी H3O+। तो यहां पर ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। वहीं हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो कई ऐसे सब्सटेंस हैं जहां पर H और OH आयन नहीं होता लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं। एग्जांपल CO2 एसिडिक है लेकिन यहां पर कोई H+ आयन नहीं है। NH3 बेस है, यहां पर कोई OH आयन नहीं है। तो इनकी एसिडिटी और बेसिटी को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें
तो ये केवल वाटर के केस में एसिड और बेस बताता है, लेकिन कई बार ऐसी रिएक्शन है जहां पर वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वहां पर एसिड और बेस की रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये 3 इसके मेन लिमिटेशन थे। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, जिसको हम कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी बोलते हैं। इससे पिछले साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कैसे करते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, H+ डोनर होता है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी H+ आयन एक्सेप्टर बेस होते हैं। अब देखिए बच्चों, एक रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है, HX + B X - NHB+। यहां पर जो HX है वो एक एसिड की तरह काम कर रहा है और जो B है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि B यहां पर H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि HX H+ आयन को डोनेट कर रहा है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको समझनी है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट साफ साफ लिख देते हैं। तो यहां पर बच्चों एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो बेस क्या करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह के एक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड। और जो एसिड H+ आयन को डोनेट करेगा वो इस तरह के एक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। यानी बोलने का मतलब है कि एसिड का एक कंजुगेट बेस होगा और बेस का एक कंजुगेट एसिड होगा। अब इसको मैं कंजुगेट एसिड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों Hb+ भी एक H+ डोनेट कर सकता है और जो कंजुगेट बेस है यानी X- है वो एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी एसिड का हमेशा एक कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि उसने प्रोटॉन दे दिया है तो वो बेस बनाएगा, और बेस का एक कंजुगेट एसिड होगा क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, इन फॉरवर्ड रिएक्शन HX प्रोटॉन डोनर और B प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो वो बेस है। बैकवर्ड रिएक्शन आप देखो तो X- एक बेस है और Hb+ एक एसिड है, तो कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट इसमें आता है। अब देखिए बच्चों, कुछ मैंने एसिड और बेस और उनके कंजुगेट एसिड बेस कैसे लिखते हैं। देखो HCl और वाटर है, तो इस समय HCl H+ दे रहा है और वाटर H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो वाटर जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, बेस का कंजुगेट एसिड। और जब HCl H+ आयन देगा तो वो Cl- बना देगा, यानी उसका एक कंजुगेट बेस हो गया। इसी तरह HSO4 का भी होता है एंड FeH2O6 इसका भी होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और जितना वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस वीक है, अगर बच्चों बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं, और जो रिएक्शन होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। क्लियर। अब एक चीज आपको यहां पर समझनी है, हमारे पास है वाटर। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए हम वाटर को बोलेंगे एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। देखिए कैसे, यहां पर देखिए ये वाटर है, वो HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक कंजुगेट एसिड बना रहा है। तो वाटर इस समय बेस का काम कर रहा है, तो इसका ये कंजुगेट एसिड होगा, कंजुगेट एसिड। तो ये क्या होगा बच्चों, कंजुगेट बेस। यहां पर देखिए इस समय वाटर जो है इस अमोनिया को प्रोटॉन दे रहा है, इसका मतलब H2O एक एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया और ये कंजुगेट बेस हो गया। तो एसिड का कंजुगेट बेस, बेस का कंजुगेट एसिड। क्लियर। देखिए बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पता करोगे कि कंजुगेट एसिड कौन सा होता है और कंजुगेट बेस कौन सा। जिनके पास प्रोटॉन होगा, हैविंग प्रोटॉन इज कंजुगेट एसिड, और प्रोटॉन लेस जो होगा वो कंजुगेट बेस होगा। जैसे Cl- है तो इसके पास प्रोटॉन नहीं है, तो ये कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। और जैसे H3O+ है, इसके पास प्रोटॉन है तो ये कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं HF की, ठीक है बच्चों, तो H3O+ ये एसिड हो जाएगा, कंजुगेट एसिड, और F- कंजुगेट बेस हो जाएगा।
क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं हमारा तीसरा कंसेप्ट यानी लीविस कंसेप्ट, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलेंगे। लीविस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल और आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। यहां पे किसका एक्सेप्टेंस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर का, ध्यान रखना है। तो जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होता है तो वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल BF3EL3 दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दे आर लीविस एसिड। कुछ कैटाइंस होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, H+, Fe2+, Na+, तो ये भी लीविस एसिड हुए। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो न्यूट्रल है लेकिन उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जैसे SF4 एंड PF3, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो d ऑर्बिटल में आएंगे, हेंस दे आर कॉल्ड लीविस एसिड। क्लियर? अब बेस कौन से? बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल और आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम बोलेंगे लीविस बेस। फॉर एग्जांपल देखो, NH3 यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, PS3 यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, H2O यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड लीविस बेस। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूं, यहां पर आपको लीविस एसिड और लीविस बेस बताने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 5% के लगभग होता है। तो बच्चों कितना डिसोसिएट हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली। टोटल कितने मोल थे और कितने मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के यहां पर 5 फैक्टर सामने निकल के आते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% या 10% के करीब करीब होगा, वो डिपेंड करता है और फैक्टर पर भी। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है, क्योंकि बच्चों सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अलग होता है और वही फेवर करता है डिसोसिएशन के लिए। तीसरा है डाइल्यूशन। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। लास्ट पॉइंट है, अगर कोई दूसरा सॉल्यूट हमने ऐड किया तो वो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है, मोस्टली कम कर देता है कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए यहां पर मैंने 3-4 रिएक्शन लिख दिए, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारे पास सपोज कोई एसिड है जिसका फॉर्मूला है HA और ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो H3O बनाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा H+ को और साथ में A- बनाएगा। क्लियर? अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ा, उसमें K इक्वल टू होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है H3O प्लस A-, रिएक्टेंट है HANH2। क्लियर? ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर जो H2O है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स रहती है। तो अब नेक्स्ट निकल के क्या आ जाएगा, KH2O इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, यही हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एंड एसिड का फॉर्मूला है। देखो, तो KH2O को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Ka, और Ka इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और उसी तरह Kb भी है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, प्रोडक्ट बाय और रिएक्टेंट। क्लियर? तो यहां पे जो है B प्लस OH माइनस होगा BOH, यहां पे H3O प्लस होगा A माइनस होगा HA। तो बहुत इजी है। तो Ka और Kb को हम दोनों एसिड और बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज यहां पर क्लियर निकल के आती है, जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी कॉन्सेंट्रेशन के, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के, और जो Kb है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो सीधी सी बात है कि जितना H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा Ka की वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी। उसी तरह OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी।
तो बोलने का मतलब यह है कि Ka अगर ज्यादा होगा तो उस एसिड का डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरह बेस की बात करें तो OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसी तरह हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को Ka और Kb की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर Ka मोर Kb, मोर विल बी स्ट्रॉन्ग ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर? चलो आगे पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोस्टली कितना बोला था हमने? 5 से 10%। तो यहां पर बच्चों हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लॉ की मदद से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए बच्चों कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है। सपोज हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है A+ और B- और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा है। तो AB डिसोसिएट होगा A+ और B- एक्वस सॉल्यूशन में। मान लिया जाए कि जो AB है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C और यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0 and 0। जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा तो A की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, उसी तरह B की कॉन्सेंट्रेशन भी C अल्फा। क्लियर? तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? C1- अल्फा। तो बच्चों हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, K इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट A+ B- बाई AB। ऐसे करता है C अल्फा इंटू C अल्फा, ऐसे करेंगे बाई C1- अल्फा। तो आगे ये सॉल्व करने से होगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1- अल्फा। तो जो हमारे पास KEQ है इसी को हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये इसका मेन फॉर्मूला निकल के आता है। देखिए आगे KEQ इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 अल्फा। अच्छा देखिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने डिनोट किया था, लेकिन बच्चों अगर कोई एसिड और बेस हो तो एसिड के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और बेस के लिए। तो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1- अल्फा, Kb के लिए भी सेम टू सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की जगह में आप एसिड रखो चाहे बेस रखो, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। अब देखिए बच्चों यहां पर एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको। जो हमारे पास अल्फा है वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है। अगर अल्फा कम डिसोसिएट हो रहा है तो बच्चों वो 1 के मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो 1- अल्फा को हम 1 रख सकते हैं। तो अब जो हमारा नया फॉर्मूला आएगा वो KEQ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C आएगा। क्लियर? और हम यहां पर जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट बाई C। क्लियर? और C की वैल्यू होती है बच्चों 1/V, तो यहां पर इस फॉर्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से। अब देखो बच्चों KW किसके बराबर होता है? हम लोग जानते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, और जब भी आप वाटर को आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? H+ और OH-। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है वाटर एंड वाटर H3O+ एंड OH-। क्लियर? दोनों के दोनों एक्वस में है। अब यहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो K अल्फा H2O, अल्फा क्यों लिखा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, तो K अल्फा H2O प्रोडक्ट कौन है? H3O+ एंड OH- बाई रिएक्टेंट H2O। अब बच्चों जो हमारा वाटर है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, यानी मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल में से केवल कुछ ही मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होते हैं। तो इसका मतलब जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है। अब देखो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हमने फिक्स रखी है, तो आगे हो जाएगा K अल्फा H2O साथ में H2O। क्लियर? इक्वल टू H+ एंड OH का प्रोडक्ट। तो इस पूरे वैल्यू को बच्चों हम बोलेंगे KW, और KW इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू H+ आयन और OH आयन का प्रोडक्ट। क्लियर? और हम लोग सब जानते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पर वो कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इतना डिसोसिएट होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो H+ एंड OH की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, तो KW इक्वल टू H3O+ एंड OH-। तो क्या हो जाएगा? दोनों को हम इंटू कर लेंगे, तो बच्चों KW की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहां पर लिख दो KW इक्वल टू 1 × 10⁻⁴। क्लियर?
मोल स्क्वायर लीटर माइनस। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो अलग होता है और जो उसका आयनिक प्रोडक्ट है वो भी अलग होता है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब देखो दोनों को हम कैसे नोट करेंगे, के डब्ल्यू इक्वल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू 55.55। अब आप बोलोगे 50.55 कहां से आया, ये बच्चों वाटर की मोलैरिटी है। अब देखिए बच्चों आगे, तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं के ए एच टू इक्वल टू के डब्ल्यू बाई 50.5 और आगे ये सॉल्व करके आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई। देखो कितना कम है, बहुत कम है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए बच्चों, कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसमें H आयन और OH आयन माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या है। देखो अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो सीधी सी बात है उसमें H3O आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से ज्यादा होगी। बेसिक है तो H3O आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से कम होगी और न्यूट्रल है तो इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। क्लियर। तो ये सब लोग जानते होंगे, बहुत इजी है। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन एक आध बार यहां भी कई बार क्वेश्चन आया तो एक बार देख लेते हैं। देखो दो चीजों पे किसी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, एक उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और दूसरा उसकी पोलैरिटी पे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है H और A, तो ये कितना पोलर है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा कितनी कम है, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर असर डालेगा। ठीक है बच्चों, देखो सीधी सी बात है, अगर ये बॉन्ड जल्दी टूटता है तो ये H प्लस और A माइनस आयन बनाएगा। तो जितना जल्दी ये टूटेगा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा। क्लियर, क्योंकि उतना जल्दी ये H प्लस आयन देगा सोल्यूशन में। दूसरा है पोलैरिटी की बात करें, अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है H और A में, पोलैरिटी बढ़ेगी, चार्ज सेपरेशन होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा और बच्चों जब बॉन्ड टूट जाता है तो वो H प्लस आयन देगा, यानी जितना जल्दी वो H प्लस आयन देगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। दो एग्जांपल से समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल यहां पे HF और HI की बात करें तो HI का बॉन्ड वीक है ना, और HF का बॉन्ड क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। तो कौन जल्दी H प्लस आयन देगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा यानी HI। तो HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बजाय HF से। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं। देखो बच्चों H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है बजाय C और H के बीच में। तो यहां ज्यादा पोलर है, तो ज्यादा पोलर है तो जल्दी से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, तो इसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच स्केल। सबने पढ़ा होगा पीएच क्या होता है ना, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसको हम एक फॉर्मूले से देखते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। तो बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 हुई तो सीधी सी बात है उसका जो पीएच होगा वो होगा 7, है ना। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 हुई तो सीधी सी बात है उसका पीएच होगा 3। तो जो पावर में जो आ रहा है ना, अब देखो बच्चों जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक हमने पढ़ा है, और बच्चों पीएच हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पीएच स्केल बनाया गया है, जहां पर 0.7 आता है उसको हम न्यूट्रल बोल लेते हैं, ये सबने पढ़ा है। अब देखो अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है इसका मतलब पीएच 7 है, एसिडिक है तो पीएच 7 से कम है, बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा है। अब देखो बच्चों ये सारी चीजें 298 केल्विन पर ही ऑब्जर्व की गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो पीएच भी सोल्यूशन का वेरी करता है, लेकिन इतना वेरी नहीं करता है। ठीक, अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी pKw और पीएच के बीच में क्या रिलेशन है, तो pKw हमने पढ़ा था पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, तो ये इनके बीच में रिलेशन है। अब देखो आगे बात करते हैं, एक ये डायग्राम है, इससे समझते हैं कि कहां पर न्यूट्रल है, कहां पर एसिडिक है, कहां पर बेसिक है, और कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो बच्चों जो एसिडिक है वो किस तरफ जाएगा, 7 से कम होगा, न्यूट्रल 7 पर होगा, और 7 से ज्यादा अगर पीएच होता है तो वो बेसिक की तरफ जाएगा। क्लियर। अब देखो
जो अमोनिया या सोप होते हैं, बेकिंग सोडा होता है, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और जो बैटरी एसिड होता है, लेमन जूस होता है, वाइन होता है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और नॉर्मल रेन का पीएच भी लगभग न्यूट्रल के आसपास ही होता है। डिस्टिल वाटर एकदम न्यूट्रल पीएच कैरी करता है। तो ये थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा हमने पीएच पढ़ा था वैसा ही पीओएच भी होता है। पीओएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन माइनस। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, POH इक्वल टू माइनस log OH माइनस। कई बार बच्चों क्या होता है कि पूछा जाता है कि कोई बेस है और उसका पीएच आपको निकालना है, तो पहले बेस का आप POH निकालोगे, देन उसके बाद पीएच निकालोगे, तो इजी रहेगा। देखो अब Ka और Kb आपने अभी पढ़ा होगा। Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन आता है? देखो Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw। Kw क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि Ka को हमने क्या लिखा था? H3O प्लस इंटू OH माइनस, है ना, ऐसे था ये, तो इक्वल टू होता है Kw। तो Kw की वैल्यू कितनी? 10 की पावर माइनस 14, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लिखा था ऐसा, है ना, यानी pKw इक्वल टू pKa प्लस pKb। अब आप बोलोगे ये pKa और pKb है क्या? ये बच्चों यहां से आए, देखो pKa का मतलब होता है माइनस लॉग Ka, तो इसको log 1/Ka बोल सकते हैं। उसी तरह pKb का मतलब होता है माइनस लॉग Kb, तो इसको हम log 1/Kb बोल सकते हैं। और pKw का मतलब होता है माइनस लॉग Kw, तो log 1/Kw इसको हम लिख सकते हैं। pKa यानी जो pK है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का नेगेटिव लॉग है, तो हम ये बोल सकते हैं जो pK है वो log K के जस्ट अपोजिट होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर हम दो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। दो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं यहां पर बताता हूं, एसिडिटी और बेसिसिटी की स्ट्रेंथ के मामले में अगर बच्चों Ka बढ़ता है, इसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बच्चों उसका pKa कम होगा। मोर Ka मोर स्ट्रॉन्ग विल बी एसिड, लेस pKa। जस्ट उल्टा आप करो, pKa अगर बढ़ाओगे तो जो एसिडिटी है वो कम होती है, इसका मतलब उसका Ka भी कम हो रहा है। तो ये रिलेशन है pKa और Ka के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन करते हैं तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को अफेक्ट करने वाला कोई एक आयन होता है जो उन दोनों में कॉमन होता है, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाता है। द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज आयन इन कॉमन विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? देखो बच्चों, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिग्रेड होगा तो क्या होगा? अमोनियम प्लस OH माइनस, ऐसा होगा। तो यहां पर हम बच्चों क्या ऐड कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। तो जब आप अमोनियम क्लोराइड ऐड करोगे तो अमोनियम क्लोराइड किस तरह से डिग्रेड होगा? NH4 प्लस NCl माइनस, है ना। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो गया? ये कॉमन आयन हो गया दोनों में, है ना। तो जब कॉमन आयन हो गया तो यहां पर NH4OH का डिसोसिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। क्लियर? सेम कंसेप्ट इसमें भी आता है। देखो यहां पर हमारे पास है एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाता है जब हम उसमें सोडियम एसिटेट मिलाते हैं। तो एसिडिक एसिड हमारे पास है CH3COOH, और इसको डिग्रेड करेंगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे होगा। तो हमने इसमें मिला दिया सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट होता है NaCH3COO, तो ये डिग्रेड होगा बच्चों, तो कैसे होगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। देखो कॉमन आयन आने से एसिडिक एसिड का डिग्रेडेशन यानी डिसोसिएशन कम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे मिलकर बन सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है
उसका जो सॉल्ट होता है वो जनरली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। मोस्टली जो हमारे पास सॉल्ट हैं जिनको हमने हाइड्रोलाइज करना है वो है हमारे पास, देखो दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट एंड AlCl3, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसिटेट KCl, और वीक एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम एसिटेट। अगर किसी सॉल्ट का आपको pH मालूम करना है तो इस फॉर्मूले से आप उसके pH को मालूम कर सकते हैं। pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, और pK और pKb क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको pK और pKb दिया होगा, उस सॉल्ट का आप आसानी से pH मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बफर सोल्यूशन। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे सोल्यूशन जो अपने pH में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट एसिड एंड बेस, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर आप थोड़ी सी अमाउंट एसिड और बेस की डालो तो उनके pH में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका pH कभी भी चेंज नहीं होता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो टाइप के बफर सोल्यूशन है, एक एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कब बनता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाला देखो, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। दूसरा HCN और KCN। उसी तरह बेसिक बफर कब बनेगा? वीक बेस और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मिक्सचर। अब बच्चों, किसी बफर सोल्यूशन का आपको pH मालूम करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। उसी तरह pOH मालूम करना है तो सेम टू सेम है pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखना, किसी बफर सोल्यूशन का pH मालूम करने के लिए काम आएंगे। क्लियर? लास्ट बात करते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जब किसी सॉल्ट को आप सॉल्युबल करते हो तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो किस तरह से आप मालूम करेंगे? देखिए बच्चों, है ना, डेफिनेशन मैंने लिखी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है BaSO4, तो Ba+2 एंड SO4-2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अनुसार K इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। BaSO4 सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लिखने का तरीका KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस एंड माइनस आयन। ऊपर मैंने वही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन। क्लियर? तो KSP हमारे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। मान लिया जाए हमारे पास Ba+2 की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है S और SO4 की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है S, तो KSP बराबर हो जाएगा बच्चों S²। तो यहां पर जो S है यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 या SO4-2 इक्वल टू √KSP। तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन उसके बारे में भी पता कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं, जैसे आपको ये पता चल जाए कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी S कैसे मालूम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका फॉर्मूला है AX and BY। A के मोल X है, B के मोल Y है, तो इसके लिए KSP होगा। देखो बच्चों, X की पावर X इंटू Y की पावर Y इंटू S X प्लस Y। ठीक है, और S हमारे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आगे, अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो S X प्लस Y इक्वल टू KSP बाई X की पावर X इंटू Y की पावर Y। अगेन S इक्वल टू KSP बाई X की पावर X इंटू Y की पावर Y 1/X प्लस Y। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से आप उसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्लियर? अब देखो बच्चों, एक हमारे पास ट्रिक है जिसमें हम अगर टाइप ऑफ सॉल्ट दे रखे हो तो उनके लिए KSP क्या होगा। अगर कोई AB टाइप सॉल्ट हो तो उसके लिए KSP होगा KSP इक्वल टू S²। अगर ऐसा सॉल्ट हो AB2 तो उसके लिए होगा बच्चों 4S की पावर 3। A3B होगा तो उसके लिए होगा 27S की पावर 4। A3B2 होगा तो उसके लिए होगा 108S की पावर 5। A4B होगा तो उसके लिए होगा बच्चों 256S की पावर 5। तो इससे कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम
ये मेन पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर कहीं कुछ रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।